सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट है थर्ड ईयर के और आप लोग के पास हिस्ट्री है, तो जिस लोग के भी पास ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857, तो आप लोग के लिए वीडियो होने वाली है। मैंने फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मैं करा चुकी हूँ, और सेकेंड यूनिट का भी मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें हमने बंगाल, मैसूर एंड मराठा तक हमने पढ़ा था एक्सपेंशन। अब हम इस वीडियो में, ये पार्ट 2 है, यूनिट सेकंड का पार्ट 2, इसमें हम पंजाब पढ़ेंगे। पंजाब का कैसे सुदृढ़ीकरण हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में, और राज की विचारधारा और रणनीति हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है पंजाब से। हमने पार्ट फर्स्ट में हम पंजाब तक कर चुके थे, तो यहाँ से हमें पढ़ना है पार्ट सेकंड में। तो अब जब ब्रिटिश, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि ब्रिटिश ने कैसे पहले बंगाल जीता, फिर मैसूर जीता, फिर मराठा साम्राज्य जीता, एंग्लो मराठा युद्ध हुए, फिर उसके बाद वो पंजाब जीतने, सिखों से उनकी लड़ाई हुई, फिर जिसे एंग्लो सिख युद्ध कहते हैं। तो 1845 से 1849 तक क्या हुआ था, एंग्लो सिख युद्ध हुए थे। और एंग्लो सिख युद्ध जो हुए थे वो कितने थे, एंग्लो सिख युद्ध, 2 एंग्लो सिख युद्ध करे थे इन्होंने, ब्रिटिश और सिखों के बीच हुए थे। तो प्रथम जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से 46 तक में हुआ था, मतलब 1 साल तक हुआ था। ये जो एंग्लो सिख युद्ध है, ये युद्ध 2 प्रमुख युद्धों की श्रृंखला को संदर्भित करती है, जो कि 19वीं शताब्दी के साम्राज्य में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए थे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिख थे उनके बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध को प्रथम एंग्लो सिख युद्ध मैंने आपको बताया 1845 से 1846 तक चला, और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 1849 तक चला। तो इन युद्धों से क्या हुआ, इनका उद्देश्य था कि पंजाब और सिख साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश के नियंत्रण में आ जाए, इसलिए क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। तो पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 में हुआ। ये युद्ध सिख साम्राज्य के कमजोर पड़ने और आंतरिक कलह के कारण हुआ था। इस समय क्या होता है, सिख साम्राज्य कमजोर पड़ रखा था, क्योंकि क्या हुआ था, सारे जो जितने भी गुरु थे सिख के, उनकी तो डेथ हो गई थी। तो उनके बाद जो थे, जो चला रहे थे सिख साम्राज्य को, तो वो आपस में क्या कर रहे थे, कलह कर रहे थे। युद्ध का प्रमुख कारण था कि महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, सिख दरबार में बढ़ती अस्थिरता आ गई थी, सत्ता संघर्ष चल रहा था। सबको क्या चाहिए था, जो सिख साम्राज्य की गद्दी है वो चाहिए था, इसलिए आपस में वो जो थे सिख वो ही लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पंजाब पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में मुख्यतः 4 लड़ाई लड़ी गई थी। मुकदी, फिरोज शाह, अलीवाल और सबरवा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो युद्ध के अंत में क्या हुआ, सिखों की हार हो गई और लाहौर की संधि हुई। उसके बाद फिर उसके बीच सिख और ब्रिटिश के बीच, क्योंकि ब्रिटिश ने हरा दिया सिखों को, तो उनके साथ फिर क्या करी, संधि की। जैसे कि हमने हर चीज में पढ़ा, जब भी कोई हार जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है, संधि करना पड़ता है। तो सिखों को ब्रिटिश के अधीन आना पड़ा इस संधि के बाद, इस हार के बाद। और इस संधि में पंजाब का अधिकांश हिस्सा क्या कर लिया, ब्रिटिश ने अपने नियंत्रण में ले लिया इस संधि के तहत, जो कि लाहौर की संधि थी। उसके बाद दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1839 के बीच। इस युद्ध का कारण था कि प्रथम युद्ध के बाद क्या हुआ था, मतलब जो पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था उसके बाद साम्राज्य क्या हुआ था, अस्थिरता आ गई थी बहुत ज्यादा पंजाब के साम्राज्य में, और अंग्रेजों के प्रति सिख में क्या था, असंतोष था। अंग्रेज और सिख एक दूसरे से क्या करने लगे थे, घृणा करने लगे थे। तो 1848 में सिख जर्नल जो था शेर सिंह ने, जो सिख जर्नल था शेर सिंह, उसने क्या करा, ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने एक विद्रोह, सिखों ने क्या किया, विद्रोह किया, और उसका नेता कौन बना, नेतृत्व किया सिख जर्नल शेर सिंह ने। तो इस युद्ध में प्रमुख लड़ाई जो आपने पढ़ा होगा,
चिलियावाला और गुजरात में लड़ी गई थी। सॉरी, ये जलियावाला है, इसको चिलियावाला लग दिया गया। तो जलियावाला और गुजरात में लड़ी गई थी। आपने जलियावाला हत्याकांड सुना होगा। अंततः सिखों की फिर से हार हुई और 1849 में क्या हुआ, पंजाब पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। और इसको भी सिख साम्राज्य भी किसमें मिल गया, पूरी तरह से ब्रिटिश में मिल गया। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, एंग्लो सिख युद्ध का। एंग्लो सिख युद्ध का परिणाम हुआ कि इन युद्धों के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया ये और भारत का हिस्सा बन गया। क्या ये पंजाब का जो ब्रिटिश थे वो बन गए। इससे ब्रिटिश साम्राज्य ने उत्तर और पश्चिम में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी, क्योंकि पहले उसने बंगाल जीता, फिर उसने मैसूर जीता, फिर उसने मराठा साम्राज्य भी जीत लिया, फिर पंजाब का क्षेत्र भी जीत लिया। पंजाब का क्षेत्र आप ये बस समझिएगा कि अभी का पंजाब ओनली है, पाकिस्तान भी आता था, इसलिए बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था इनके पास। एंग्लो सिख युद्ध में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब आपने देख लिया कि जब इन्होंने बंगाल जीत लिया, मैसूर जीत लिया, मराठा जीत लिया और पंजाब जीत लिया, तो मान लो पूरे भारत ही इन्होंने जीत लिया और पूरे भारत पे क्या हुआ, ब्रिटिश का राज्य हो गया। तो हमने पढ़ लिया कि कैसे बंगाल पे उसने विजय प्राप्त की ब्रिटिश ने, फिर मैसूर पे की, फिर मराठा साम्राज्य पे की और फिर सिख साम्राज्य पे की, पंजाब पे। तो हमने तो ये तो जान लिया। अब जानते हैं ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की विचारधारा और रणनीति क्या थी। हमने ये तो जान लिया उसने सत्ता अपनाई, पर किस विचारधारा से अपनाई, ऐसी क्या आइडियोलॉजी थी ब्रिटिशों की और क्या ऐसी कूटनीति रणनीति थी जिससे वो जीते जा रहे थे, जीती जा रहे थे भारत का साम्राज्य। क्यों? क्योंकि उनकी नीति में क्या थी, डिवाइन ए रूल, यानी फूट डालो और राज करो नीति। वो क्या करते थे, सबको लड़ाते रहते थे और क्या करते थे, अपना फायदा उठा के चले जाते थे। ब्रिटिशों ने भारतीय राजाओं, नवाबों और सामंतों के बीच विभाजन और प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया। इन्होंने फूट डालो, हर जगह फूट डालने की कोशिश की। राजा और जो नवाब थे उनको लड़ाया, हिंदू मुसलमान करके। सामंतों को लड़ाया, किससे, किसानों से, राजाओं से। तो इन्होंने सिर्फ भड़काने का काम किया और जो भी भड़कता था उसका ये समर्थन करते थे और क्या करते थे, क्योंकि ये तो चाहते थे लड़े ये लोग आपस में ही और मैं फायदा उठाऊं। तो पहला था इनकी फूट डालो और राज करो नीति। दूसरी थी इनकी सहायक संधि। सहायक संधि के तहत ये क्या करते थे, ये रणनीति लॉर्ड वेलेजी ने अपनाई थी। ये सहायक संधि की मैंने बताया था ना आपको, जब उसने बंगाल जीता तो भी उसने संधि की, फिर मैसूर जीता फिर भी संधि की, मराठा जीता फिर भी उसने संधि की। और संधि में क्या करता था, ये संधि करता था और उसका राज्य का टैक्स वसूलना अपने हाथ में ले लेता था दीवानी, बाकी जो सूबेदारी होता था, राज करने का अधिकार, वो उनको ही दे देता था। और बाकी सारी ताकत तो पैसे में ही होती है, टैक्स में होती है। तो ये सहायक संधि का उपयोग करता था, तो जिसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था और बदले में क्या करते थे, वो ब्रिटिश संरक्षण में रहते थे। इस नीति के तहत राजाओं ने अपने राज्यों को स्वतंत्र खोनी पड़ी और जिससे अपने राज्यों पर ब्रिटिश ने नियंत्रण पा लिया। ये कहते थे राजाओं कि हम अपनी आपको सेना देंगे, क्योंकि हमारी सेना बहुत एडवांस है, क्योंकि ब्रिटिश यूरोप में क्या हो गया था, वैज्ञानिक क्रांति हो गई थी इस समय तक, तो इनके हथियार बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले थे जो भारत में नहीं थे ये, और बहुत परीक्षण वाले इनके सैनिक थे। तो ये कहते थे हमारे बहुत परीक्षण वाले सैनिक है, आपको बाहरी खतरे से बचाएगा। मतलब जैसे आते थे ना भारत से लड़ने के लिए अफगान या कोई विद्रोह होता था, तो उससे आपको ही बचाएगा हमारी सेना। तो वो क्या करते थे, अपनी सेना को ब्रिटिश राजा या नवाब होते थे उनके दरबार में रख देते थे सहायक संधि द्वारा। अब राजा के पास किसकी सेना होती थी, ज्यादा ब्रिटिश की होती थी, तो उनको लगता था कि हमारे सहायक करने के लिए, पर सेना बढ़ने से, मतलब जिसके दरबार में ब्रिटिश सेना रहेगी वो लड़ने जाएगा, अगर मान लो ब्रिटिश से ही लड़ाई हो गई तो वो तो ब्रिटिश का ही सपोर्ट करेगा। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ही उन्होंने क्या करा, अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। मतलब स्वतंत्र राज्य अब खत्म होने लगा, पूरी सेना भी किसकी होने लगी, ब्रिटिश की होने लगी थी। तीसरा, युद्ध और समझौता करते थे वो। ब्रिटिश ने विभिन्न भारतीय शक्तियों को से युद्ध करा, जैसे मैंने बताया बंगाल के नवाब से, मैसूर से करा, शाह आलम द्वितीय से करा था मुगल साम्राज्य में मैसूर के समय पे। तो उसने टीपू सुल्तान से करा था। तो जितने भी मराठा सिख से करा, तो ये सब युद्ध और समझौते तो करे, फिर उनके साथ संधि करता था। मैंने सारे संधि बताया।
और इस संधि में राज्यों का हिस्सा अपने साम्राज्य में मिला लिया उसने। मैंने बताया कैसे उसने प्लासी का युद्ध करा, बक्सर का युद्ध करा, बंगाल पर नियंत्रण कर लिया, ऊपर पढ़ाया था मैंने। और फर्स्ट यूनिट में आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था मैसूर मराठा को कई युद्ध उससे पराजित करा और उनके भी क्षेत्र कैसे ले लिया, मैंने ये भी बताया था। ये भी उनकी क्या थी, रणनीति थी। उसके बाद आर्थिक शोषण करते थे। कैसे करते थे? ब्रिटिशों ने व्यापार के बहाने भारतीय संसाधनों का दोहन किया। उन्होंने बहुत ज्यादा क्या करा, भारतीय संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन किया, इस्तेमाल किया। बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के बाद जब वो किसी जगह को अपने अंदर ले लेते थे, जैसे कि युद्ध और समझौता करके, जब जैसे बंगाल उनके हाथ में आ गया, मैसूर आ गया, तो यहाँ पे जो भी खनन के कार्य होते थे, जितने भी भारतीय मतलब हमारे भारत के संसाधन होते थे, उसका उपयोग कौन करता था? ये ब्रिटिश करते थे। क्या करते थे? इनके हाथ में क्योंकि जमीन चली जाती थी, है तो हमारी जमीन भारतीयों की, पर करता कौन था? संसाधनों का उपयोग ये करते थे। व्यापारियों से भारी कर वसूली भी ये लोग करते थे, किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूली करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन को आर्थिक लाभ पहुंचाना। बस अपना व्यापार इनका अच्छा हो, इनको लाभ हो, ब्रिटेन को लाभ हो, और किसी को हो ना हो, बस इनको कोई परवाह नहीं रहता था। आर्थिक शोषण बहुत करते थे, बहुत ज्यादा किसानों पर भी टैक्स लगाते थे। और नेक्स्ट था कि साम्राज्यवादी सोच थी इनकी। ब्रिटिश सत्ता विस्तार की मुख्य विचारधारा थी। इनकी मुख्य विचारधारा ये थी, पहले तो नहीं थी जब ये लोग आए थे कि इनको राज करना है, पर धीरे धीरे इन्होंने देखा कि हमारे बिजनेस में कोई रुकावट ना आए, तो इन्होंने क्या करा, सारे राजाओं को अपने अधीन ही करने लगे, लड़ाई के जरिए, अलग अलग रणनीति के जरिए उनके सत्ता अपनाने लगे, जिससे इनके व्यापार में कोई न टैक्स का कोई इशू हो या किसी भी चीज का कोई इशू ना आए। ब्रिटेन का शासन भारतीय जनता के लिए सभ्यता और आधुनिकता लाने के लिए आवश्यक है। वे भारतीय समाज को पिछड़ा और असभ्य मानते हैं और इस बहाने अपने शासन को जायज ठहराते हैं। साम्राज्यवादी सोच अभी भी क्या कहते हैं वो ब्रिटिश लोग, जैसे कि इंग्लैंड के यूरोपियन लोग कहते हैं कि भारत क्या था, बहुत ज्यादा पिछड़ा था, सभ्यता नहीं थी भारत में, सिविलाइजेशन नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, आधुनिकता नहीं थी। ये किसने दिया? ब्रिटिशों ने दिया। ये कहते हैं जब हम आए थे तो भारत बहुत पिछड़ा था, तो इसी बहाने ये अभी भी क्या कहते हैं कि अच्छा था हमारा राज, ये अभी भी ऐसा मानते हैं। पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अच्छा था या गलत था। उसके बाद इनकी एक और नीति थी जो कि थी कानूनी और प्रशासनिक सुधार। तो ब्रिटिशों ने भारतीय समाज पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए कानून और प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किया था। भारतीय समाज को नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने अपने अधिकारों को वैध ठहराने के लिए ब्रिटिश कानून लागू किए थे। देखा होगा आपने, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1772 में। तो बहुत सारे ब्रिटिश से क्या करता था, भारत का शासन चल रहा था, तो कानून और प्रशासन द्वारा भी ये क्या कर रहे थे, भारत के लोगों पे शोषण कर रहे थे। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार एक सुचारित प्रक्रिया थी जो विभिन्न रणनीतिक और राजनीतिक उपायों के माध्यम से धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा हो गई। अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट करके क्या हो रहा था, ब्रिटिश से राज चल रहा था। 1772 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत में, जब वहाँ की महारानी ने जाना कि ये लोग पूरा एक्सपेंशन कर चुके हैं इंडिया में, तो इन पे कुछ रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या करा, कानून बनाया था। और उस कानून के तहत इन्होंने क्या करा, पूरे भारत पे और ज्यादा अत्याचार वगैरह करने लगे थे। तो ये होता है आपका एक पूरा यूनिट, मैंने आपको पढ़ा दिया। ये यूनिट होता है आपका पूरा खत्म, सेकंड यूनिट भी आपका पूरा खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।